दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग में पूरा करने वाला हूं मैं अपना वादा जो मैंने आपसे किया था प्रीवियस व्लॉग के अंदर। जी हां, माता वैष्णो देवी की यात्रा का जो व्लॉग था उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि अगले व्लॉग में मैं आपको दूंगा सारी जानकारी कि आप कैसे कर सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को बड़ी ही आसानी से। इस ब्लॉग के अंदर दूंगा मैं उन सभी सवालों के जवाब जो एक यात्री के मन में आते हैं जो करना चाहता है श्री माता वैष्णो देवी की इस यात्रा को। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग के अंदर आता है वो ये है कि आखिर कैसे पहुंचा जाए, कहां से शुरू होती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो माता वैष्णो देवी की जो यात्रा शुरू होती है यह शुरू होती है जम्मू के कटरा नामक शहर से। सबसे पहले आपको बताता हूं इस वैष्णो देवी की यात्रा का जो बेस कैंप कह सकते हैं आप कटरा, आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से आपको कटरा आने के लिए जो नजदीकी एयरपोर्ट मिलता है वो है जम्मू का एयरपोर्ट। यहां से लगभग दूरी कटरा की जो है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। तो आप अपने शहर से देख सकते हैं जम्मू तक की फ्लाइट अवेलेबल है तो आप वहां डायरेक्ट वैसे आ सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट से आपको टैक्सी या बस सर्विस यूज करनी होगी और उसके द्वारा आप पहुंच सकते हैं कटरा। वैसे अगर आप आना चाहते हैं सड़क मार्ग से तो सड़क मार्ग से आप इजीली आ सकते हैं अपनी गाड़ी द्वारा। अदरवाइज आप दिल्ली से भी ले सकते हैं बसेस को, वहां से बहुत सारी बसेस चलती है कटरा के लिए। बाकी भारत के जो प्रमुख शहर हैं उनसे भी कटरा के लिए जो बस सर्विस होती है वह ऑपरेट की जाती है। तो आप चेक कर लीजिए आपके शहर से वो सर्विस ऑपरेट होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो आप आ सकते हैं अपने शहर से, अपने गांव से दिल्ली तक, और दिल्ली से आपको बाद में इजीली बस मिल ही जाएगी कटरा के लिए। तो सड़क मार्ग से आप ऐसे आ सकते हैं। अब बात की जाए रेल मार्ग की, तो रेल मार्ग से अगर आपको आना है कटरा तो आपके सामने होते हैं दो ऑप्शन। वैसे तो जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी, भारत भर से सभी स्थानों से ट्रेन आती हैं, लेकिन अगर आपके शहर से, आपके गांव से ट्रेन नहीं है जम्मू तवी तक की, तब आप आ सकते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली तक। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन हैं जो चलती हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक, और कुछ ट्रेन जो है वो आपको लेके आएंगी कटरा के रेलवे स्टेशन तक जो कहलाता है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। तो आप यहां तक आ सकते हैं ट्रेन द्वारा। और जो कटरा का रेलवे स्टेशन है इसका कोड है SVDK। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अगर सीट अवेलेबल होती है तो आप बुक कर सकते हैं अपनी टिकट कटरा के लिए। और सबसे खास बात यह है कि जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, इसी से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको दिख जाएगा जम्मू का बस स्टेशन या बस स्टैंड। यहां से आप बस द्वारा इजीली पहुंच सकते हैं कटरा तक, और इसके अंदर जो समय लगेगा लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो इस तरीके से आप आसानी से पहुंच जाते हैं अपनी यात्रा के बेस कैंप कटरा के अंदर। तो कटरा पहुंचने के बाद में अब आपको यात्रा शुरू करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है यात्रा की पर्ची। जी हाँ, यात्रा के रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची होती है जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है यात्रा पर्ची, इसकी आपको आवश्यकता होती है। तो इसको प्राप्त करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप वहां पहुंचकर, जी हाँ, जैसे ही आप बस स्टैंड पे पहुंचते हैं कटरा के, वहां पर आप जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां से अपनी यात्रा की पर्ची प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन बुक करके। तो यह जो यात्रा पर्ची होती है ऑनलाइन अगर आप बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई राशि चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह पूरी तरीके से फ्री होती है। आपको अपने जो भी आइडेंटिटी कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो उसके अंदर भरनी होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको इस साइट के ऊपर www.matavaishnodevi.org। तो आप इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपनी डिटेल्स भरकर, अपनी आईडी की डिटेल्स इसमें डालते हैं, और उसके बाद में आपको मिल जाती है आपकी यात्रा की पर्ची जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस पर्ची की जरूरत पड़ती है आपको यात्रा करते समय। जैसे ही आप पहुंचते हैं पहले सिक्योरिटी चेक काउंटर पर, तो यात्रा कैसे होगी आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां पर कैसे आसानी से रुक सकते हैं। जो कटरा का बस स्टैंड है इसके पास में ही है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये जो ट्रस्ट है इसके द्वारा संचालित निहारिका भवन, जहां पर आप डोरमेट्री में रुक सकते हैं मात्र 100 रुपए के ऊपर। और अगर आप निहारिका भवन में चाहते हैं आप अपना व्यक्तिगत कमरा, अगर आपको चाहिए एसी रूम, तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1450 रुपए।
और अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है एसी की, आप चाहते हैं एक सामान्य कमरा, नॉन एसी कमरा, तो इसके लिए आपको चुकाने होंगे मात्र 850 रुपए। तो निहारिका भवन में रुकने की ये जो व्यवस्थाएं हैं मैंने आपको बता दी है। आप यहां पर काउंटर पे जाके भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आप श्योरिटी चाहते हैं कि आपको वहां पर जगह मिल ही जाए, तो आप यात्रा शुरू करने से पहले अपने शहर से ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए भी जो मैंने आपको बताया था, श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट जो है, श्राइन बोर्ड जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.matavaishnodevi.org, इससे आपको सुविधा होगी। आप जब पहुंचेंगे कटरा में तो आपको श्योरिटी होगी कि आपका स्थान सुरक्षित है। लेकिन अगर आप निहारिका भवन में नहीं रुकना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं अपनी यात्रा, तो आपको पहुंचना होगा यहां से सीधा जो यात्रा स्टार्ट करने का द्वार है वहां तक। शहर के अंदर बहुत सारे ऑटो रिक्शास की सर्विस है जो आपको अपने होटल से या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से ले जाएगी यात्रा शुरू करने के द्वार तक। तो इस द्वार से आप जब यात्रा शुरू करते हैं तो यहां से जो माता वैष्णो देवी का जो मुख्य भवन है या मेन गुफा जो है, उसकी जो दूरी है वह लगभग होती है 12 किलोमीटर। यहां से आप सिक्योरिटी चेक करा के आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बाणगंगा तक, जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव माता वैष्णो देवी की इस यात्रा का। क्योंकि इसी स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण से निकाली थी जलधारा, इसलिए यह कहलाती है बाणगंगा। और साथ में ही माता ने यहां पर धोए थे अपने केश यानी कि बाल, इस वजह से यह कहलाती है बाल गंगा भी। इस स्थान पर यात्रा के हो जाते हैं 2 मार्ग। खास बात यह है कि नया वाला जो मार्ग बना हुआ है, जिसे ताराकोट मार्ग भी कहते हैं, यह पुराने मार्ग से 2 किलोमीटर ज्यादा लंबा है। लेकिन इसका एक फायदा यह होता है कि इस यात्रा मार्ग के अंदर आपको घोड़े, पालकी, पिट्ठू नहीं मिलते हैं, सिर्फ पैदल यात्री ही इस मार्ग पर जाते हैं। तो अगर आपको यह मुश्किलें नहीं चाहिए, 2 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चल सकते हैं, तो आप नए मार्ग का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो यात्रा का जो ट्रेडिशनल मार्ग है, पुराना मार्ग है, आप इससे जा सकते हैं उन सभी स्थानों की यात्रा करते हुए जो वैष्णो देवी की यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं। जो लोग पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर टट्टू की सवारी, पालकी की सवारी और पिट्ठू की व्यवस्था भी है। इनके जो चार्जेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। इन सभी के चार्जेस अलग अलग जो पॉइंट्स हैं जहां से आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं वहां पर लिखे हुए हैं। स्टार्ट टू एंड वाले चार्जेस भी आपको स्टार्टिंग के अंदर मिल जाएंगे। बाणगंगा के अंदर भी बहुत सारे भक्त लोग जो हैं वो स्नान करते हैं, तो स्नान की व्यवस्था यहां भी है। अगर आपको मौका नहीं मिलता है स्नान करने का तो मंदिर तो है ही यहाँ पे जो बाणगंगा का है। और खास बात यह है कि जो टी सीरीज वाले जो मिस्टर गुलशन कुमार थे, उनकी तरफ से जो भंडारा संचालित होता रहा है, आज भी जो होता है वह यहीं पर है, बाणगंगा के यहीं पर। तो जो यहाँ पर भंडारे में प्रसादी का आनंद लेना चाहते हैं वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करते हुए जब आप बढ़ते हैं पुराने वाले यात्रा मार्ग पर, तब आप पहुंच जाते हैं यात्रा के दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव चरण पादुका पर। जी हाँ, चरण पादुका ही वह स्थान है जहां पर माता वैष्णो देवी ने रुककर पीछे देखा था बाबा भैरवनाथ को कि वो आ रहे हैं या नहीं, और उसी वक्त जो माता के चरणों के निशान है वो जिस शिला के ऊपर हो गए थे अंकित, वह कहलाती है चरण पादुका। तो यहाँ पे अब एक अच्छा मंदिर बना हुआ है। पहले होता था एक छोटा सा मंदिर, लेकिन अब काफी बढ़िया मंदिर बन गया है, तो आपको यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। चरण पादुका के दर्शन करके आप बढ़ते हैं, आगे जाते हैं तो पहुंचते हैं अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जो कहलाता है गर्भ जून या अर्धकुंवारी, जहां पर माता ने की थी 9 महीने तक गुफा के अंदर तपस्या, जिसके अंदर भक्त जो है गुफा के एक सिरे से दाखिल होते हैं और दूसरी तरफ रेंग कर, पेट के बल रेंग कर निकलते हैं। इसके अंदर भी अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अपना ग्रुप के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यात्रा का जो पीक समय होता है, जैसे कि खास तौर पर नवरात्राएं जो होती हैं दोनों साल के अंदर 2 बार, तो उस दौरान आपको अर्धकुमारी के अंदर दर्शन करने के लिए लग सकते हैं 10 से 12 घंटे या इससे अधिक। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इतना समय, पीक जो समय होता है यात्रा का, उस टाइम पे देना होगा। और जो ऑफ सीजन कहा जाता है उस टाइम पे अगर आप अर्धकुमारी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लगेंगे लगभग 3 से 4 घंटे।
तो पीक सीजन में अगर यात्रा करते हैं तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप अर्धकुमारी के दर्शन कीजिए जब आप भवन और भैरव घाटी जाकर वापस आ जाते हैं। उस वक्त आप रजिस्ट्रेशन अपना पहले कर लीजिए और उसके बाद में आप जाइए आगे यात्रा करने के लिए। भवन पे दर्शन कीजिए, भैरव बाबा के दर्शन कीजिए और लगभग इतना समय आपको लग जाएगा। जैसे ही आप वापस आएंगे तब हो जाएगा आपके दर्शन करने का समय। अर्धकुमारी जो है इसके अंदर भी रुकने की व्यवस्था है और इसके लिए यहाँ पर बने हुए हैं 2 भवन। एक भवन जो है जिसके अंदर आप मात्र 120 रुपए देकर डोरमेट्री में रुक सकते हैं। आपको अलग से एक जो बेड मिलता है सबके साथ जो शेयरिंग करने के लिए रूम के अंदर वो मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अपना पर्सनल रूम तो आपको वो दूसरे भवन के अंदर मिलता है। और दूसरे भवन में रुकने के लिए आपको पे करने पड़ते हैं एक रूम के लिए 700 रुपए। तो अब आपकी मर्जी है, आपको अगर कम खर्च में रुकना है तो आप 120 रुपए में डोरमेट्री में रुक सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर अपनी कहते हैं ना कि पर्सनल स्पेस चाहिए तो आप रुक सकते हैं 700 रुपए के कमरे के अंदर। यह व्यवस्था है अर्धकुमारी या गर्भ जून में रुकने की। अर्धकुमारी से दर्शन करने के बाद में आगे की यात्रा के लिए भी हो जाते हैं 2 मार्ग। एक जो पुराना वाला मार्ग है जो हाथी मत्था सांझी छत होते हुए भैरव घाटी होते हुए पहुंचता है भवन तक, और जो दूसरा मार्ग है वह हिमकोटी होते हुए जाता है भवन तक। जो ये हिमकोटी वाला मार्ग है अर्धकुमारी से अलग हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से एक टनल बनी हुई है, वहां से आप आगे उस पर बढ़ सकते हैं। जो हाथी मत्था वाला जो मार्ग है जैसे आप अर्धकुमारी की तरफ आते हैं राइट हैंड साइड में ही अलग से कट जाता है। जो घोड़े पिट्ठू पालकी होते हैं वह उस पुराने वाले मार्ग हाथी मत्था सांझी छत वाले मार्ग से ही आपको भवन तक लेके जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस मार्ग से जाते हैं तो आपको भैरव बाबा के दर्शन पहले हो जाएंगे, क्योंकि भैरव घाटी जो है वो पहले आ जाती है। अगर आप हिमकोटी वाले मार्ग से जाते हैं तो आप सीधे पहुंचते हैं भवन तक। उसके बाद में आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आना होता है भैरव घाटी तक। ये जो नया ताराकोट मार्ग है यह भी आकर अर्धकुमारी में मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो हिमकोटी वाला मार्ग है इसी के ऊपर आपको ले आता है यह नया ताराकोट मार्ग भी। तो आगे की यात्रा आपकी इस तरीके से होती है। अर्धकुमारी से अगर आप हिमकोटी वाले मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो इस मार्ग पे आपको अर्धकुमारी से मिल जाती है इलेक्ट्रिक कार जो आपको लेके जाती है भवन तक। और इसके लिए खास बात यह है कि आप अगर पहले से ही बुकिंग कर लेंगे ऑफिशियल साइट पर जाकर तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 3 घंटे में एक बार इसकी बुकिंग विंडो खुलती है और लगभग 70-80 लोग जो होते हैं उनको ही इसके टिकट्स मिलते हैं। तो यह इतना इजी नहीं है कि आप सोचें आप जाएं सीधा लाइन में लगे और आपको टिकट मिल जाए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता होगा, क्योंकि यात्रियों की इतनी ज्यादा संख्या होती है कि सब लोग इसको लेना चाहते हैं अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए, खास तौर पर जिनको चलने में तकलीफ होती है उनके लिए। और इसके लिए लगभग आपको पे करने होंगे 360 रुपए पर पर्सन। अब बात करते हैं जब आप पहुंच जाते हैं भवन में तो यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो व्यवस्था है मनोकामना भवन के अंदर, जहां 120 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको डोरमेट्री के अंदर जगह मिल जाती है। अगर आप रुकना चाहते हैं पर्सनल रूम के लिए तो यहाँ पर जो एक मेन भवन कॉम्प्लेक्स है वहां पर आपको अलग से रूम भी मिल सकता है। मेन भवन में अगर आप रुकना चाहते हैं तो 2 बेड वाले रूम के लिए आपको पे करने होंगे 1600 रुपए, और अगर आप चाहते हैं 4 बेड वाला रूम तो इसके लिए आपको यहाँ पे करने होंगे 2300 रुपए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाते हैं फैमिली के साथ रुकने के लिए। अगर 2 जने हैं तो आप 2 बेड वाला ले सकते हैं, अगर ज्यादा है तो आप 4 बेड वाला जो है रूम वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो तीसरा भवन है गौरी भवन, इसके अंदर आप रुकना चाहते हैं तो आपको 2 बेड वाले रूम के लिए पे करने होंगे 950 रुपए, 4 बेड वाले रूम के लिए पे करने होंगे 1450 रुपए, और 6 बेड वाले रूम के लिए आपको पे करने होंगे 1900 रुपए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रुक सकते हैं माता के मेन भवन में, जहां पर है मुख्य गुफा। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है कि आप यहाँ पर आने से पहले ही एडवांस में ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें ताकि आपको यहाँ पर कमरा मिल जाए, क्योंकि यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा रहती है कि आप सोचेंगे आप यहाँ पर आकर ले लेंगे रूम और हो सकता है आपको खाली हाथ लौटना पड़े। तो असुविधा ना हो इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करके चलें। यदि आपको भवन के अंदर बिना किसी खर्च में रुकना है तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे अलग से जो बड़े हॉल बने हुए हैं आप वहां पर फ्री में रुक सकते हैं। रुकने के लिए आपको कंबल की जरूरत होगी, जो आप 100 रुपए जमा कराकर कंबल प्राप्त कर सकते हैं।
जब अगले दिन आप वापस जाएं तो उस समय कंबल वापस जमा करा दें और अपने जमा कराए हुए 100 रुपए आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया निशुल्क व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती है भवन के अंदर रुकने की। अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं भवन के अंदर और करना चाहते हैं सीधे दर्शन, तो आपका जो एक्स्ट्रा सामान है वो आप जमा करा सकते हैं यहां स्थित बहुत सारे जो क्लॉक रूम्स हैं उनके अंदर। जी हां, आप अपना मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या जो कैमराज हैं ये सब लेकर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लेकर आप नहीं जा सकते हैं। सिर्फ प्रसाद होता है आपके पास में, तो प्रसाद आप ले सकते हैं भेंट शॉप से। अगर आप अपने घर से नहीं लेकर आए हैं तो सिर्फ प्रसाद को ले जाने की आपको अनुमति होती है। आप बाद में लगते हैं लाइन के अंदर दर्शन करने के लिए। और खास बात यह है कि आप वैसे तो माता के जयकारे लगाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप पहुंच जाते हैं मुख्य गुफा तक तो ध्यान रखें उस गुफा के अंदर आपको बिल्कुल शांति बनाए रखनी है। उसके अंदर कोई भी नारे या जयकारे आपको नहीं लगाने हैं। माता के दर्शन करने के बाद में आप फिर बढ़ते हैं भैरव घाटी की तरफ, क्योंकि माता ने भैरव जी को जो है बाबा भैरवनाथ जी को ये वरदान दिया था कि अगर माता के दर्शन करने के बाद में कोई भी यात्री भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा तो उसे यात्रा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए आपको जाना होगा भैरव घाटी 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके। अगर आप चढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ भवन से है भैरव बाबा के मंदिर तक रोप वे की व्यवस्था। इसके अंदर आपको वही 100 रुपीज का चार्ज देना होता है और आप पहुंच जाते हैं ऊपर भैरव बाबा के मंदिर तक। और वैसे आप जाना चाहें घोड़े के द्वारा या टट्टू, पालकी इनके द्वारा, पिट्ठू के द्वारा, तो इसकी भी व्यवस्था यहाँ से है। यात्रा के जो पड़ाव हैं उनके अंदर बीच बीच में ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिलती है। तो भैरव बाबा के आप दर्शन करते हैं, उसके बाद में आप सांझी छत वाले मार्ग से नीचे की तरफ उतरते हैं और वापस आ जाते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। ये जो सांझी छत है यह स्थान क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये भी बताता हूं। जो लोग पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, टट्टू या पालकी या पिट्ठू की सर्विस का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचते हैं सांझी छत तक। जो दूरी है यह तय करनी पड़ती है बाद में आपको पैदल या फिर घोड़े, पिट्ठू, पालकी द्वारा। तो हेलीकॉप्टर सर्विस का यूज करके आप आ जाते हैं सांझी छत तक। सांझी छत में आप ले सकते हैं यहाँ पर चना प्रसाद और हलवे प्रसाद का आनंद, और साथ ही आपको यहाँ मिलती है गर्मा गर्म चाय निशुल्क। तो अब बात की जाए माता वैष्णो देवी की यह यात्रा कब करनी चाहिए। देखिए, माता वैष्णो देवी की यह जो यात्रा है वैसे तो यह साल भर ही चलती है। माता के भक्त पूरे साल माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जो बारिश के महीने होते हैं, मॉनसून मंथ्स जो होते हैं, उसके अंदर आपको ये यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। यात्रा का मार्ग पहाड़ी मार्ग है तो बारिश के दौरान यह स्लिपरी हो जाता है, चढ़ते वक्त भी और उतरते वक्त भी, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा जो यात्रा के जो पीक टाइम होते हैं, जैसे कि जो दोनों नवरात्रि आती है उस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है उस वक्त। तो परिवार के साथ में अगर आप यात्रा करना पसंद करते हैं तो उस टाइम पे न करें तो बढ़िया होगा। जो नवरात्रि आती है उसको छोड़कर आप अक्टूबर से जनवरी का ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यह करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि यह जो टाइम होता है सर्दियों वाला टाइम होता है। गर्मी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी और यात्रियों की संख्या भी थोड़ी कम होगी। बात आती है खाने पीने की, तो देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा यात्रियों की जो संख्या होती है उस वजह से यहाँ पर इस मार्ग के ऊपर खाने पीने की जो व्यवस्था है वह लगभग रहती ही है। आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिल जाती है अर्धकुंवारी तक। अर्धकुंवारी के बाद में बीच में जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इसकी तरफ से जो संचालित होते हैं भोजनालय, वो आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं, जिनके ऊपर आपको बिल्कुल सही कीमत के ऊपर मिल जाता है भोजन। सर्दियों के अंदर अगर आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा जो है कपड़े आप एक्स्ट्रा लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ठंड सी होती है और सर्दियों के अंदर तो फिर स्नोफॉल भी हो जाता है, तो वैसे भी ठंड बढ़ जाती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यात्रा के दौरान आपको अपने साथ में कुछ दवाइयां जैसे कि पेट दर्द, बुखार, सर दर्द या जो आयोडेक्स वगैरह होती हैं या कुछ जो पेन रिलीफ स्प्रे होते हैं ये भी अपने साथ में रखने चाहिए। वैसे तो यात्रा के अंदर बीच बीच के अंदर जो मेडिकल सर्विसेज वाली जो है काउंटर वो बने हुए हैं जहां पर फ्री में चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, लेकिन अगर आप अपने साथ में लेके चल रहे हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती है। वो तो आपको हर यात्रा में अपने साथ में रखनी ही चाहिए। अब बात करते हैं यात्रा के दौरान क्या पहने।
देखिए यह आपकी अपनी मर्जी है, जिसमें आपको कंफर्ट फील होता है आपको वह पहनना चाहिए। अगला सवाल जो एक यात्री के मन में आता है वो ये है कि इस यात्रा को पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है। तो मुझे जो समय लगा था इस यात्रा को करने में वो था लगभग 7.5 से 8 घंटे के बीच का समय। इसके अंदर मैं आराम से रुकते रुकते आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे शूट भी करना था व्लॉग आपके लिए। तो इजीली यात्रा करते हैं तो इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आपको इस यात्रा को करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। धीरे धीरे यात्रा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, माता के जयकारे लगाते हुए, सभी स्थानों के दर्शन करते हुए। लगभग सभी सवालों के जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं कटरा, यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन पर्ची है इसे कैसे प्राप्त किया जाए, टट्टू के, पिट्ठू के, पालकी के और हेलीकॉप्टर के क्या चार्जेस हैं, और किस मौसम में यह यात्रा करनी चाहिए, रुकने की क्या व्यवस्था है, रूम्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह सब मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ यह ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूं आपकी जो यात्रा आप करने जाएंगे माता वैष्णो देवी की वह मंगलमय हो। जय माता दी। अगर आपको यह माता वैष्णो देवी की यात्रा का इन्फो ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना काम की बात। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।